everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunay IAS. So guys, I am back with the environment and ecology and आज की वीडियो जो है वो रहेगी आपकी 5 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर. तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दैट इज जीएस पेपर नंबर 3. So let's get on to the lecture series. The first question is triclosan considered harmful when exposed to high level for a long time is mostly likely present in which of the following. अब होता क्या है ना, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ ट्राइक्लोसान इज नॉट द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड. इससे पहले भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें आपको कोई चीज़ बता देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये चीज़ कहाँ पाई जाती है, या अगर ये न्यूज़ में थी तो क्यों थी, राइट. सिमिलरली उन्होंने ट्राइक्लोसान के बारे में पूछा है और वो कह रहे हैं कि वो इनमें से किस चीज़ में पाया जाता है. नंबर 1 इज फूड प्रेजर्वेटिव्स, नंबर 2 इज फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस में, नंबर 3 रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स और नंबर डी इज टॉयलेटरीज. तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें आपके ट्राइक्लोसान के बारे में, द आंसर इज टॉयलेटरी. नाउ ट्राइक्लोसान के ऊपर क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2019 या 21 या 22 में जो है ट्राइक्लोसान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. और ट्राइक्लोसान जो है वो बेसिकली आपके टॉयलेटरीज में क्या हो गए, जैसे आपके सोप्स हो गए, आपके बॉडी वॉश हो गया, राइट, आपके फेस वॉश हो गए, आपके बॉडी स्क्रब्स हो गए, उनमें जो है ये चीज़ जो है वो पाई जाती है. अब ट्राइक्लोसान इसीलिए हार्मफुल है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इसका एक्सपोजर हो बॉडी के साथ, तो बॉडी में जो आपके थायराइड है ना, थायराइड हार्मोन, उसके लेवल्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. और इसी के साथ जो बैक्टीरिया है ना, वो भी आपका रेजिस्टेंट हो जाता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स. इसीलिए ट्राइक्लोसान को जो है वो माना जाता है कि वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोजर उसके साथ हो तो वो आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव जो है वो वर्क करना शुरू हो जाता है. सो ट्राइक्लोसान कहाँ पाया जाता है? टॉयलेटरीज में पाया जाता है. और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स का है, और ट्राइक्लोसान अभी भी न्यूज़ में है, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. नंबर 2 क्वेश्चन इज लाइकन्स विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ. ओके, सो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है. नंबर 1 इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? एंड नंबर 2 थिंग इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है. अब लाइकन्स क्या है? लाइकन्स बेसिकली आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो होते हैं ना, पायनियर स्पीशीज में आते हैं. पाइनियर स्पीशीज क्या होते हैं? पाइनियर स्पीशीज वो होते हैं विच वर द फर्स्ट टू कम, राइट. अब ये पाइनियर है, फर्स्ट टू कम है, तो किस में पाए जाते हैं? ये आपके बेयर रॉक के ऊपर या फिर आपके बैरन लैंड पर भी पाए जाते हैं, ठीक है. और लाइकन्स किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना है? ऑप्शन नंबर 1 इज एल्गी बैक्टीरिया, नंबर 2 एल्गी फंजाई, नंबर 3 बैक्टीरिया फंजाई और नंबर डी फंजाई एंड मॉसिस. तो याद रखना द आंसर इज एल्गी एंड फंजाई. सो लाइकन्स जो है वो आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं एल्गी और फंजाई के साथ. नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का मूव करना फ्रॉम पाइनियर टू क्लाइमैक्स सक्सेशन, ठीक है. पाइनियर हो गया द फर्स्ट टू कम, और क्लाइमैक्स स्पीशी वो होती है जो आपका सबसे एंड में जाके बन जाती है. अपने आप को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से अडेप्ट होकर डिफरेंट चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट कर जो एंड में आपकी स्पीशी बनती है वो आपकी क्लाइमैक्स स्पीशी होती है. और लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आपके पाइनियर स्पीशीज है. मतलब जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले पॉइंट पे आपके लाइकन्स थे, ठीक है. नाउ एक तो हमने समझ लिया जी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है. दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अब आप लोगों ने अपने पढ़ा होगा कि बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक जैसे प्रीडेशन होता है, फिर आपका अमेंसलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है. सिमिलरली एक होता है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है. म्यूचुअलिज्म में ही आता है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन. म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दो जो स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं ना, वो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव.
ठीक है, दोनों में से जो दोनों की दोनों स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी, बोथ द टू स्पीशीज, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि सरवाइव वो कर सकें। अब म्यूचुअलिज्म हो गया जब दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, स्पीशी 1 स्पीशी नंबर 2, स्पीशी 1 को भी फायदा हो रहा है और स्पीशी 2 को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी सेम है, स्पीशी 1 को भी फायदा और स्पीशी 2 को भी फायदा। फर्क सिर्फ इतना है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशी फिजिकली प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों स्पीशीज जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कॉरल्स, कॉरल्स भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बने हैं, तो वो क्या है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वो म्यूचुअलिज्म नहीं है। म्यूचुअलिज्म भी है, ऑब्वियसली है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में मे और मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट। जैसे कि आपने देखा होगा क्रोकोडाइल के मुंह से एक बर्ड होती है, वो उसके मुंह से जो है वो जो वेस्ट होती है उसको निकाल रही होती है दांतों से, राइट, वो क्या है, वो आपका म्यूचुअलिज्म है, वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है, वो आपका म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, वो हर टाइम वो बर्ड उसके मुंह में नहीं बैठी होती। ठीक है, सो फिजिकली हर टाइम प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों स्पीशीज थ्रू आउट फिजिकली प्रेजेंट होती है, तभी उनका सर्वाइवल जो है वो हो पाता है। इसीलिए लाइकन्स भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, म्यूचुअलिज्म में नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या हो गया, एल्गी फंजाई दोनों हर टाइम प्रेजेंट होंगे तभी लाइकन जो है वो सर्वाइव कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज the acidification of ocean is increasing, why is this phenomena a cause of concern? Now ये जो आपका ओशन एसिडिफिकेशन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको इवल ट्विन कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग का, और इसीलिए ओशन एसिडिफिकेशन अपने आप में कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो इसको मैं हल्का फुल्का जितना भी इस 5 मिनट की टाइम में मैं समझा सकती हूँ उतना मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग इसका दे दूंगी। अब वो कहते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या इसके रेपरकशंस है। नंबर 1, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच इज एडवर्सली अफेक्टेड, नंबर 1। नंबर 2, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। नंबर 3, द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स that have phytoplanktonic larvae will be adversely affected, and number 4, the cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected। तो याद रखिएगा, ओशन एसिडिफिकेशन होता है जब ओशन का जो वाटर है उसमें एसिडिक कंटेंट जो है वो बढ़ जाए, मतलब जब उसका पीएच डिक्रीज करने शुरू हो जाए तो कि ओशन का वाटर जो है वो एसिडिक होना शुरू हो गया है। ओशन एसिडिफिकेशन के 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1 इज एसिड रेन बढ़ रहा है, और नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से और ओशन के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ओशन की एसिडिफिकेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, नाउ ओशन एसिडिफिकेशन क्या हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया आपका जब भी एसिडिक कंटेंट बढ़ता है ना वाटर में, तो आपका कार्बोनिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कार्बोनिक एसिड बहुत ज़रूरी है। कार्बोनिक एसिड इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यही कार्बोनिक एसिड है जो लेटर ऑन हेल्प करते हैं आपके रेनफॉल होने में भी। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, वो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, जब भी एसिडिटी बढ़ जाएगी तो कार्बोनिक एसिड भी बढ़ेगा। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, आपके ओशन वाटर के साथ। इस वाटर के साथ कंटिन्यूसली रिएक्ट करने की वजह से ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। सो एसिड बढ़ा, CO2 बढ़ा, आपका एसिड रेन बढ़ा, जिसकी वजह से आपका कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर इंक्रीज हुआ। कार्बोनिक एसिड ने रिएक्ट किया आपके वाटर के साथ, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन आयंस और कार्बोनेट आयंस जो है वो बढ़े। जब कभी भी वाटर में हाइड्रोजन जो आयंस हैं उनकी मात्रा इंक्रीज हो तो हम मानते हैं कि ओशन में एसिड वाटर जो है या एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इस एसिडिटी की वजह से क्या क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका पानी एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली जो आपके कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो तो एडवर्सली अफेक्टेड होंगे ही होंगे।
नाउ कोरल रीफ्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होते हैं, जो आपके कोरल्स होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से अगर हवाएं, ये सब चीज़ें जो है वो आपके कोरल्स उन चीज़ों को सर्वाइव नहीं कर पाते। सो ऑब्वियसली ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स भी इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। और इसी के साथ क्योंकि कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स इम्पैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वे जो है वो भी इनका इम्पैक्ट होगा। सो 1, 2 एंड 3 तो बिल्कुल ही, अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा तो एसिडिफिकेशन की बात हो रही है तो ये 3 तो अपने आप ही होंगे। अब बात आती है कि भाई 4th वाला होगा या नहीं होगा। याद रखिएगा क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप आर्टिफिशियली क्लाउड्स को बनाते हो, राइट। क्लाउड सीडिंग इज वन ऑफ द थिंग्स या वन ऑफ द कंसेप्ट्स जो ओशन एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करता है, बढ़ाता नहीं है। सो ये बेसिकली क्या है? ये हमारा एक तरीके का आर्टिफिशियली हम इस चीज को कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लाउड सीडिंग क्या है? एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, ये तो वो चीज है जो ओशन एसिडिफिकेशन को कम करता है। सो 4th वाला आपका पॉइंट नहीं होगा। देयरफॉर द आंसर इज 1, 2 एंड 3 only. 4th is in the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the number 1 decomposer microorganisms to the surface, number 2 nutrients to the surface, number 3 bottom down whaling organisms to the surface. अब याद रखिएगा जो आपका अपवेलिंग जोन्स जहां पर भी बनेगी, अपवेलिंग जोन्स का मतलब क्या हो गया? जब नीचे से पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये आपका सिर्फ इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि अपवेलिंग क्या होता है? जब नीचे से पानी जो है वो ऊपर आता है। अब जब कभी भी नीचे से पानी ऊपर आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, नीचे से क्या लेकर आएगा? नीचे से अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है। तो याद रखना जब कभी भी अपवेलिंग जोन होगा तो पानी अपने साथ क्या लेकर आएगा? न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा। और जब कभी भी वाटर में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरीन प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी ही होगी। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको ऐड करके बता दूं कि जहां पर भी अपवेलिंग जोन्स होंगे वहां हमेशा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, जहां न्यूट्रिएंट ज़्यादा वहां फिशिंग भी ज़्यादा। तो हमेशा अपवेलिंग जोन्स में आपकी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो हमेशा फ्लरिश करती है, ठीक है। सो द आंसर इज न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, दैट इज 2 only. Okay, the last question for today is, in the nature which of the following is or are most likely to be found surviving on the surface without soil? जब कभी भी हम without soil की बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं environment के point of view से, we're talking about ecological सक्सेशन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में और विदाउट सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विदाउट सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पाइनियर के बारे में बात करें, मतलब सबसे पहली स्टेज जो होती है, क्योंकि पहले रॉक्स होते हैं, फिर रॉक्स टूटेंगे, फिर रॉक्स टूटने के बाद जो है वो सॉइल बनाएंगे। जब भी सॉइल बनेगी तो वो आपका एक तरीके का सक्सेशन की ओर वो बढ़ जाएंगे। तो जब हम विदाउट सॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग पाइनियर स्टेज की बात कर रहे हैं, और पाइनियर स्टेज में कौन होंगे? हमारे पाइनियर स्पीशीज, दैट इज एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, कुछ बताना है कौन कौन से होंगे। फर्न्स, नंबर 2 लाइकन्स, नंबर 3 मॉस, नंबर 4 मशरूम्स। तो याद रखना द आंसर इज लाइकन्स एंड मॉसेस, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपके पाइनियर स्पीशीज हैं। फर्न्स तो होते नहीं है, फर्न्स तो आपके क्या कहते हैं, जैसे आपका फिडल हेड फर्न, कसरोड, वो आपके फर्न्स होते हैं, मशरूम भी ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। सो याद रखना लाइकन्स एंड मॉसेस ये क्या है आपके? ये हैं आपके जो आपके विदाउट सॉइल भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब या तो आपको विदाउट सॉइल पूछेंगे या जैसे पीछे पूछा था आपको रॉक्स के ऊपर, ठीक है। सो ये रॉक्स पर या विदाउट सॉइल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये आज के लिए हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हमने लिए हुए हैं। और गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा, आई एम श्योर अब तो बहुत कम टाइम रह गया फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरीज। अभी तक तो आपने कर लिए होंगे, बट अगर नहीं भी किए हैं तो प्लीज़ बिफोर द एग्जाम डू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।